हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ पर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास में तीन डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन तीनों डेंसिटीज की बात करने के बाद में हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी रिंग की एक्सिस के ऊपर फाइंड किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या बोलता है कि किसी भी बंद सतह से, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो हमारे पास में कितना होना चाहिए। तो इसके लिए रूल है कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी कि किसी एक क्लोज सरफेस हो सकती है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके लिए एक एस लिखते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कितना होगा, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। समेशन Q का मतलब क्या है कि ये हमारे पास में जैसे कोई एक सरफेस है, इसके अंदर कहीं पर Q1 है, कहीं Q2 है, कहीं Q3 है, कहीं Qn है, तो इन सारे आवेशों का जो कुल मान होगा वो, और इसके अपर में कितना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस सिस्टम की बात कहाँ कर रहे हैं, निर्वात के अंदर, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कहीं पे निर्वात में, तो निर्वात में जो फ्लक्स का मान है वो कितना होगा, उस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होगा। तो गाउस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। अब हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट जो किसी माध्यम की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं किसी माध्यम के अंदर, तो माध्यम में जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज, और ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस एस इक्वल टू समेशन क्यू, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आएगा, ओनली एप्सिलॉन। यहाँ पर ये किसको बताता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये है माध्यम की ये किसकी है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इस तरह से ये अपना किसकी थ्योरी है, पूरी की पूरी गाउस के नियम की। गाउस के नियम को पढ़ने के बाद हम इसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी यदि पृष्ठ के अंदर, यदि किसी पृष्ठ के अंदर हमने उसे चाहे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो, लेकिन यदि उस पृष्ठ के अंदर आवेश जो है वो नहीं है, यानी कि वहां पर जो चार्ज है कितना है, यदि 0 है, तो वहां पर हमारे पास में फ्लक्स का मान भी क्या होगा, हमें 0 मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स का मान जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वहां पर आवेश के मान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा है कि यदि किसी सरफेस के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर एंटर कर रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो वहां से बाहर निकल रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी, यहाँ पर जो लाइंस जो है वो बाहर निकलती है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो बाहर निकल रही है, तो हम कहेंगे जो हमारे पास में फ्लक्स है वो कैसा है, धनावेशित है। फ्लक्स कैसा है, धनावेशित, पॉजिटिव। और अगर रेखाएं क्या है, प्रवेश कर रही है, यदि रेखाएं क्या है, प्रवेशित है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे कि फ्लक्स जो है हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ये हमारे क्या है, फ्लक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के चांसेस है। फ्लक्स पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास में चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। यदि फ्लक्स नेगेटिव है तो हमारे पास में चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। सिंपल थ्योरी है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर इस तरह से है कि ये गाउसियन पृष्ठ क्या होते हैं। तो हम जब बात करते हैं किसी गाउसियन नियम को हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो गाउसियन पृष्ठ कैसे काम आता है, हम क्या करते हैं, उस बॉडी के ऊपर एक हमारे पास में सिमेट्रिकल एक नया कवर लेते हैं। जैसे हम यूज कर लेते हैं, कोई एक सिलेंडर यूज करते हैं, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, बेलन, कोई बेलन यूज कर सकते हैं। यदि कोई हमारे पास में स्फीयर है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से उसके ऊपर चारों ओर कोई आर रेडियस का एक स्फीयर यूज करते हैं, तो वो क्या हो सकता है, कोई एक गोला। नेक्स्ट जैसे हमारे पास में कोई एक तार है, तो उस तार का जो आकार है वो कैसा होता है, बेलन के जैसा, तो उसके लिए भी हम कैसा यूज कर सकते हैं, गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार। इस तरह से गाउसियन पृष्ठ जो है वो 3-4 प्रकार का हो सकता है या फिर कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। यदि कोई आवेश इस तरह से, जैसे किसी फ्लक्स के बाहर आवेश पड़ा है प्लस का 5 कूलम, लेकिन अंदर की साइड आवेश जो है वो 0, तो हम कहते हैं, मान लो यहाँ पर कोई आवेश जो है वो कितना है, 3 कूलम, तो हो सकता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस के अंदर से एंटर हो और उस तरह से बाहर निकले, लेकिन इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। इस पृष्ठ के अंदर आवेश का मान अभी भी कितना है, 0 है, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान जो है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि गाउस का नियम जो है तभी एप्लीकेबल है जब उस पृष्ठ के अंदर कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित हो। यदि उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, उसके बाहर चाहे कितना भी आवेश रखा हो, हमें वहां पर फ्लक्स का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कूलॉम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति।
हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम का उपयोग करके गाउस के नियम को यहाँ पर निकालेंगे। तो गाउस का नियम तो अभी हमने पढ़ा कि फाई बराबर क्या था, E डॉट ds वेक्टर और इक्वल टू कितना था, समेशन q अपन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कुल आवेश का जो है वो 1 अपन एप्सिलॉन गुना होता है। कौन, हमारा विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट जो है वो कूलाम नियम क्या था, तो कूलाम नियम सबसे पहले हम लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम सिंपल था कि फोर्स जो है वो कितना होगा कूलाम के नियम से, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। इस तरह से कि यदि हमारे पास कोई भी दो चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो वहां पर जो लगने वाला कूलाम का फोर्स है वो कितना होगा, इतना होगा। और हमने वहां पर कूलाम के फोर्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी फाइंड आउट किया था और वो कितना मिला था हमें, E बराबर f अपॉन q। हमने वहां पर एक q को क्या यूज कर लिया था, q नॉट यूज कर लिया था, तो k q और q नॉट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए f अपॉन q नॉट, इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहे थे तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिली थी k q अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि इस q नॉट से ये वाला q नॉट जो है वो कैंसिल हो रहा था। इस तरह से हमारे पास में ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पर हम कहेंगे ये भी हमारे क्या है, गाउस के नियम का एक दूसरा रूप है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है, हमारा गाउस कूलाम का नियम है। अब बात करते हैं गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम के बात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कोई एक सरफेस इस तरह से, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जिसका मिड पॉइंट हो सकता है। हम यहाँ पर एक एलिमेंट का कंसीडर करते हैं कि ये जो चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज के लिए जो गाउसियन पृष्ठ है वो किस तरह से, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पर इस अल्पांश से जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह से। तो हम थोड़ा सा इसको अलग से ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि जो इसका सरफेस एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं ds वेक्टर, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे किसी एंगल पर, E वेक्टर जो है वो क्या है, किसी एंगल थीटा पर इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ पूरी की पूरी इमेजिनेशन है। गाउसियन पृष्ठ क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कोई एक सममित पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिखेंगे यहाँ पर कि फ्लक्स जो है वो कितना होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। लेकिन देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अल्पांश की, तो हमारे पास में फ्लक्स जो है वो कैसा मिलेगा, छोटा सा अल्पांश मिलेगा। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट वापस, तो फाई की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर वापस d फाई E, और E वेक्टर डॉट ds वेक्टर डॉट डॉट क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, E ds cos थीटा। नेक्स्ट हमारा काम होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखिए E की वैल्यू हमारे पास में k के ऊपर कितना है, r स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसको पुट कर दीजिए आप, k q अपॉन r स्क्वायर और ds cos थीटा। इक्वेशन 1 का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हमारे पास में सिंपल क्या है, k जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, q भी बाहर आ जाएगा, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर टर्म को हमें सॉल्व करना है। आप देखिए यहाँ पर d फाई e और आगे देखिए आगे किस तरह से, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये एक टर्म हमारे पास में एक घनकोण की टर्म है। किस तरह से, अगर हम इसको सॉल्व करें आगे, फाई e की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या करेंगे हम, पूरे के पूरे डी फाई का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास में k और q तो बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। देखिए एक बड़ी क्लासों के अंदर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास में जो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है, इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं इस तरह से d ओमेगा, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, घनकोण, इसे हम कहते हैं घनकोण। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास में आती है वो कितनी होती है, 4 पाई। इस तरह से आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या कहलाता है, घनकोण। और कहां पढ़ते हैं इसे हम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फाई e की वैल्यू जो है वो क्या होगी, k और q, k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही q जो है वापस से इस तरह से लिख दीजिए, और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास में कितनी मिली है, 4 पाई। तो आप इसे यहां रख दीजिए, फाई e इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने उस प्रश्न के अंदर जो भी आवेश रखा था, हमने इस प्रश्न में आवेश कितना रखा था, q रखा था,
और विद्युत फ्लक्स का मान कितना मिला है उस आवेश का 1/ε गुणा। तो यही क्या है हमारा गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। गाउस के नियम को पढ़ने के बाद में हमारे जो अगले टॉपिक है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि हम गाउस के नियम का उपयोग करके कौन कौन सी बॉडी के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक तार होगा वो कैसा है अनंत। देखिए यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारे पास में तार है और ये अनंत है, तो हम इसको क्या करेंगे डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो तार है इसकी लंबाई कितनी हो सकती है a, तो हम इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं a और b पॉइंट। इस तरह से अनंत तार की लंबाई pq ले लेंगे और इसके एक छोटे से भाग की बात करें तो वो कितना है a से b तक है। हम बात करते हैं इससे किसी दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु क्या है p स्थित है। इस बिंदु p पर हमें क्या करनी है विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, हमारा वही काम है, पहले हम अल्पांश को कंसीडर करेंगे और इनकी दिशा का निर्धारण करेंगे, यानी कि इस आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किस तरफ होगी उसकी हमें दिशा का निर्धारण करना है। दिशा का निर्धारण करने के बाद हम क्या करेंगे उसके परिमाण की बात करेंगे। तो देखते हैं पहले क्या होता है इसकी दिशा के बारे में। तो ये जो है वो क्या है बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो इस छोटा सा अल्पांश जिसकी जो वैल्यू है कितनी है dl वेक्टर है, इस अल्पांश के कारण हम इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। हमने तार को धनावेशित माना है तो इसकी जो तीव्रता है वो इस तरह से बाहर की तरफ होगी, यानी कितना होगा dE1 वेक्टर। मान लेते हैं कि ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो एंगल कितना बनाता है थीटा एक्सिस बना रहा है, तो ये यहाँ पर आगे भी कितना एंगल बनाएगा थीटा एंगल। तो और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में एक दूसरा अल्पांश, हम जितनी लेंथ हमने ऊपर ली थी, जैसे हमने यहाँ पर लंबाई l माना था तो उतनी ही लेंथ l पर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक नीचे भी एलिमेंट कंसीडर करते हैं और इस एलिमेंट से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कितनी होगी dE2 और इसके ऊपर वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है और ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये जो है वो हमारा पॉइंट P है। देखिए dE1 और dE2 दोनों ही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटे एलिमेंट है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के छोटे छोटे मान है। ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र की कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का जो योग है वो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हमें इसका क्या करना होगा सदिश योग, और सदिश योग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा इसके जो कंपोनेंट यानी इसे हमें क्या करना पड़ेगा घटकों के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं dE2 का थीटा, यानी कि यहाँ पर कौन सा घटक आएगा इसका क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा dE2 cos थीटा, ये dE1 है और यहाँ पर ये कितना है थीटा, इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा dE1 cos थीटा। ये dE1 है, ये एंगल थीटा इधर है, तो यहाँ पर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे हम लिखेंगे dE1 sin थीटा। ये देखिए dE2 है, इसका यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा dE2 sin थीटा। इस तरह से ये sin थीटा कंपोनेंट और ये भी sin थीटा कंपोनेंट, ये दोनों ही क्या है अपोजिट है और ये cos वाले कंपोनेंट जो है दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो हमने पहले भी ऐसा थीन रिंग के अंदर पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो क्या करेंगे इसकी डायरेक्शन को दिखाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, देखिए दोनों ही जो एलिमेंट है वो हमने एल लेंथ पर, दोनों ही जो एलिमेंट है वो सेम डायरेक्शन में सॉरी दोनों डायरेक्शन जो इनकी क्या है अपोजिट, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है दोनों की सेम है। मान लेते हैं ये पॉइंट कितना है O है, O से A तक की डिस्टेंस जितनी L है तो O से B तक भी कितना है L है। दोनों ही एलिमेंट की वैल्यू भी सेम है, दोनों के लिए ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या है सेम है। मान लेते हैं ये x है और ये कितना है r है और ये भी कितना है यहाँ पर r है। इस तरह से सारी की सारी वैल्यू सेम है, तो दोनों ही वैल्यू यानी कि dE1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी dE2 के। मैं इसे dE लिख सकता हूँ जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर दोनों की तीव्रताओं के परिमाण जो है वो समान होंगे। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किस तरफ होगी, इस तरफ लिख सकते हैं हम यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा इस तरफ, यानी कि इस तार के लंबवत बाहर की ओर जो है वो क्या होगा विद्युत क्षेत्र जो है वो मूव करेगा। किसी अनंत रेखीय तार के कारण हमने अभी दिशा का निर्धारण किया। अब हमारा जो अगला काम होगा इसके अंदर वो है इसका परिमाण ज्ञात करना। तो लिखते हैं यहाँ पर परिमाण ज्ञात करना।
तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। और तार कैसा होता है, बेलनाकारी होता है। देखिए यहाँ पर हम इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा ड्रॉ कर दें, ये तार बेलनाकारी है, तो इस तार के ऊपर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कैसा होगा, वो भी इसके ऊपर एक बेलनाकार। तो हम इसको डैश लाइन यानी कि डॉट लाइन के अंदर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ जो कि कैसा है, बेलनाकार है। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ और इस तार के ऊपर आवेश कैसा है, मान लेते हैं हम धन आवेश, इसको प्लस आवेश से चार्ज किया हुआ है। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास में, कैपिटल आर है। तो हम इसे कैपिटल आर से ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो तार के दोनों सिरे हम इसको लिख देते हैं ए और बी से। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये जो तार अनंत था, तो इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो कितना था, लैम्डा था। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल आवेश कितना था, समेशन क्यू, भाई पूरे तार के ऊपर हमने आवेश दे रखा है वो Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, तो समेशन Q से नोट कर लेते हैं। और अपॉन में लेंथ कितनी आ जाएगी, L। तो ये क्या हो जाएगा इसका रेखीय आवेश घनत्व यानी कि समेशन Q अपॉन L। तो यहाँ से हम समेशन Q की वैल्यू यानी कि टोटल चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो कितनी होगी, लैम्डा मल्टीप्लाई L। तो हम यहाँ पर गाउस का नियम यूज करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी। तो यहाँ पर ये जो बेलन है इसके अंदर तीन सरफेसेस है। एक तो इसका जो कर्ली पृष्ठ यानी कि एक वक्र पृष्ठ है जो कैसे है, इसके तार के चारों ओर इस तरह से। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से कोई एलिमेंट इस तरह से, इसे हम लिख देते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी कि हम इसे किससे लिखेंगे, ds1 वेक्टर। इस तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा कि ये कैसा होता है, लंबवत बाहर की ओर, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो कैसा है, इसी डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं इसकी ऊपर वाली सरफेस, यानी कि यहाँ पर कैसा है, एक वृत्त वाला भाग है, सर्कल वाला जो सरफेस है इसकी बात करें। तो ये जो सरफेस है वो कैसे होगी, ऊपर ढक्कन के जैसे होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर इसकी जो ds2, तो सरफेस की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अभी भी क्या है, तार के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि वो इस तरह से। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, E वेक्टर। तो यहाँ पर जो है वो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। सेम पोजीशन जो है वो यहाँ पर नीचे वाले वृत्तीय भाग में होगी, जो ds3 यानी कि थर्ड एलिमेंट जो है वो भी नीचे की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस बिंदु पर भी कहाँ होगी, इस तरह से होगी। और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर गाउस का नियम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं गाउस के नियमानुसार, गाउस का नियम यूज करेंगे। और गाउस का नियम क्या बोलता है कि फाई जो है वो क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और पूरा का पूरा जो है वो सरफेस यूज करना है। और इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देखिए ये जो ds है वो पूरे के पूरे का समाकलन कर रहा है, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, पूरी की पूरी सरफेस S के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कितनी सरफेस है, एक ds1 है, एक ds2 और ds3। तो हम इसको पूरा का पूरा अलग कर देंगे। देखिए कैसे, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं E ds1 और क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। लेकिन ds1 किसके लिए है, वक्र भाग के लिए। तो हम इस यहाँ पर लिखेंगे वक्रीय भाग, या सीधा वक्र लिख देते हैं, वक्र प्लस लिख देते हैं। प्लस कितना आ जाएगा, E ds2 cos थीटा, और ds2 कहां पर था, ऊपर वाला वृत्त वाला भाग है, तो यहां लिख देते हैं वृत्तीय भाग। प्लस कितना आ जाएगा, E ds3 cos थीटा, और ये भी कौन सा है, वृत्तीय भाग जो कहां पर है, नीचे वाला। और इक्वल टू कितना आ जाएगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये हमारी पूरी की पूरी टर्म जो है वो सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है, cos थीटा, ds1 के लिए cos थीटा, थीटा कितना था, 0 डिग्री, तो cos 0 हमेशा कितना होता है, 0। तो यहाँ लिख देते हैं इसके लिए जो थीटा एंगल 0 था, तो यहाँ पर जो है वो cos 0 कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर जो है वो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी cos 90 की वैल्यू जो है वो हमें 0 मिलेगी। तो ये जो दोनों टर्म्स है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0। cos 90 कहां से आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर दोनों के कोण जो है वो 90 डिग्री है। ये जो दोनों वैल्यू है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से
ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी हमारे पास में 0। ओनली हमारे पास में जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है वो हमारे पास में आगे वैल्यू देगा। देखिए यहाँ पर फाई की वैल्यू जो है इक्वल में कितना है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस समेशन क्यू की जो वैल्यू है वो हम कहां से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 से 2 के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुट इक्वेशन 1 इन कहां लिख देते हैं, 2 के अंदर। लिखते हैं आगे फाई इक्वल टू e ds1 cos थीटा और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा e ds1। अब हमें यहाँ पर फाई को लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए वहां पर कितना है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और समेशन q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, ये बाहर आ जाएगा। और बात करते हैं ds1 की, तो ये रहा हमारे पास में ds1 और ये कौन सा भाग है, वक्र पृष्ठ वाला भाग है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, ds1 कितना होगा 2 पाई r/h होना चाहिए। लेकिन हमने अभी जो तार की कल्पना की थी वो तार कितनी लंबाई का था, l लेंथ का था, और इस तरह से हमने उसके लिए एक वक्र पृष्ठ यानी कि एक बेलन का निर्माण किया था। तो इसकी लंबाई कितनी है, l है, तो 2 पाई r/l। इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास में आएगा e 2 पाई r/l इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस l से ये l यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी वैल्यूज को हम यहाँ पर नीचे भेज देते हैं। इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, वो कितना होगा e, और l से l जो कैंसिल आउट हो चुका है तो लैम्डा अपॉन में कितना था, एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा और एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल है, 2 पाई r जो है वो नेक्स्ट बची है, तो ये हमारे पास में 2 पाई r। तो इस तरह से हमारे पास में e की वैल्यू जो है कितनी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। हम चाहे तो इसको k के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर हम r की डिपेंडेंसी देख लेते हैं। e जो है वो क्या है, r के प्रोपोर्शनली आ रहा है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब इसके जो ग्राफ में वो कैसे ड्रॉ होंगे, ये r रहेगा और ये यहाँ पर e, और इसका कर्व जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। अगर हम बात करें इसकी e और 1/r के अंदर, तो 1/r के लिए इसका कर्व जो है वो इस तरह से रहेगा। तो इस e का मान जो है वो r के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, यानी कि तार के बिल्कुल नजदीक जो है, तार के बिल्कुल नजदीक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा और दूर जाने पर धीरे धीरे इसका मान जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा, 2 लैम्डा अपॉन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस r को हम अलग कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है, k, और यहाँ पर रह गया एक 2 और ऊपर रह गया लैम्डा और नीचे क्या रह गया r। इस तरह से देख लीजिए, और k की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये 2 यहाँ पर इस तरह से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने k लिखा है, ये लैम्डा वापस से यहाँ लिखा हुआ और ये r यहाँ पर 2k लैम्डा अपॉन r। ये क्या है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अगर हम बात करें इसकी वेक्टर फॉर्म में, यानी कि इसको हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो e के ऊपर आप वेक्टर लगाइए, फिर लिखिए 2k लैम्डा अपॉन में r। देखिए हमने जो इसकी परिणामी तीव्रता की बात की थी वो क्या था, इस तार के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि जिस दिशा में हमने r को माना था वही इसकी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो आप इसके साथ में r के लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्या है, आपका एक सदिश रूप है, किसके लिए है, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मान है। तो इस पार्ट के अंदर हमने गाउस का नियम और एक अनंत रेखीय तार था हमारे पास में, इनफाइनाइट वायर था, पॉजिटिव चार्ज का था, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट 6, उसके अंदर हम बात करेंगे हमारा एक कंडक्टिंग शीट लेंगे और एक होगी नॉन कंडक्टिंग शीट, यानी कि चालक और अचालक परतें होंगी, उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना होगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वहां पर गोले के यानी कि स्फीयर के बारे में।